Hello students, welcome to the Dictionary classroom. Now assignment number 2 for lectures 3 and 4. So सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है let A, B and C be three events such that small p is equal to probability of exactly one of A और B. तो यहाँ पर 3 इवेंट, ठीक है. इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा. स्मॉल p जो है वो किसके बराबर है? वो है एग्जैक्टली वन ऑफ A और B. A और B में से एग्जैक्टली वन. तो ये और ये पोर्शन. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली ये जो है किसके बराबर दे रखा है? एग्जैक्टली वन ऑफ B और C. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. सिमिलरली ये दे रखा है एग्जैक्टली वन ऑफ C और A और C में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C साइमल्टेनियसली P स्क्वायर दे रखा है. तो P स्क्वायर जो है किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. P 0 से हाफ है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A B और C इज इक्वल्स टू. ओके, P के टर्म में बताना है हमें, स्मॉल p के. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये क्या होता है भाई? वो होता है समेशन ऑफ PA माइनस A इंटरसेक्शन B इनका समेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है. तो इन तीनों को मैं यदि ऐड करूं तो 3p किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ PA PB PC. ये सब दो बार आएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ A मतलब PA, और ये लिखा हुआ है माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ PA इंटरसेक्शन B. तो यहां से 3p/2 किसके बराबर आ गया? समेशन ऑफ PA के बराबर माइनस समेशन ऑफ PA इंटरसेक्शन B. तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम रख सकते हैं 3p/2 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? P स्क्वायर के बराबर. सो दिस इज इक्वल्स टू 3p प्लस 2p स्क्वायर बाय 2. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. आपको बस ये सब पता होना चाहिए बस, ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स A B and C आर PA 0.6 दे रखा है, PB 0.4 दे रखा है, PC 0.5. If probability of A union B is 0.8, probability of A intersection is 0.3, probability of A intersection B intersection C is 0.2, and probability of A union B union C is greater than or equal to 0.85. Find probability of B intersection C. Okay, तो सबसे पहले तो probability of A intersection B क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा probability of A plus probability of B minus probability of A union B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है 0.8. तो ये हो गया 0.2 के बराबर. ओके, नाउ हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होगा? वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C. ये जो हमने लिखा हुआ है माइनस A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. ठीक है. तो PA कितना दे रखा है? 0.6 प्लस 0.4, PC दे रखा है 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन B हमने अभी निकाला 0.2, B इंटरसेक्शन C ये तो फाइंड आउट करना ही है हमें, और C इंटरसेक्शन A ये है 0.3 और ये वैल्यू है 0.2 के बराबर. ओके, और ये है A यूनियन B यूनियन C और ये दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.85. ओके, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C जो है वो किसके बराबर आ गया? देखो, ये हो गया 0.15 सॉरी 1.5 के बराबर, और ये हो गया 0.5 0.2 तो 0.3, तो ये आ जाएगा 1.2.
और ये कहानी उधर, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8.85 दे रखा है, तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया -0.85। ठीक है, अब इसमें 1.2 ऐड कर दूं मैं, 1.2, इधर भी और इधर भी, तो ये जो कहानी है ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ये हो गया 0.2 और ये हो गया आपका 0.35। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ गया 0.2 से 0.35। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन enemy's plane. Moving away from it, the probability of hitting the plane at first, second, third, and fourth shots are 0.4, 0.3, 0.2, and 0.1 respectively. What is the probability that the gun hits the plane? Okay, तो total 4 shots है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि दैट गन हिट्स द प्लेन। तो एक शॉट हिट कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, या चारों के चारों कर जाए। तो इससे बेटर ये है कि 1 माइनस नो हिट। 1 माइनस नो हिट मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि जो शॉट है वो हिट कर रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस पहला शॉट नो हिट मतलब ना भी पहला हिट करे, ना ही सेकेंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ। तो पहला हिट नहीं करे उसकी प्रोबेबिलिटी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.4, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 0.6। ठीक है, दूसरा शॉट की प्रोबेबिलिटी हिट करने की 0.3, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.7। ऐसे ही थर्ड शॉट की प्रोबेबिलिटी हिट करने की 0.2, तो नहीं हिट करने की 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। और ऐसे ही नेक्स्ट शॉट को नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.9। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0.42 और ये हो गया 0.72। तो 0.42 इंटू 0.72, ये हो गया 0.3024। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6796 और ये हो गया 6796। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। For 2 events A and B, probability of A is equals to probability of A given B is equal to 1/4 and probability of B given A is equals to 1/2. Then first A and B are independent. Second में पूछा है probability of A dash given B और B dash, और सी में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गिवन ए डैश। ठीक है, तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये बराबर है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गए, या फिर ऐसे देख लो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हो गए। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। ओके, नाउ ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए डैश और बी बी डैश, मतलब ए डैश में से कोई भी ले लो और बी बी डैश में से कोई भी ले लो तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 3/4। ऐसे ही ए डैश गिवन बी डैश ये भी किसके बराबर होगा 3/4 के बराबर, प्रोबेबिलिटी ए डैश के बराबर। और एक पार्ट में और पूछा गया आपसे बी डैश गिवन ए डैश, बी डैश गिवन ए डैश। तो अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो गया। तो बी डैश की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 दैट इज हाफ के बराबर।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में बोला गया है 3 firemen X, Y and Z shoot at a common target. The probabilities that X and Y can hit the target are 2/3 and 3/4 respectively. If the probability that exactly 2 bullets are found on the target is 11/24, then the probability of Z to hit the target is lambda, then 6 lambda is equals to, okay, X की probability कितनी है, हाफ नहीं, 2/3, y की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो z की प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली p, तो हमें p निकालना है। और ये दे रखा है कि टारगेट, ये तीनों शूट कर रहे हैं टारगेट पे, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बुलेट्स आर फाउंड ऑन द टारगेट इज 11/24, ओके। तो एग्जैक्टली तीनों फायर कर रहे हैं, तो 2 बुलेट वहां मिल रही है, मतलब 2 के टारगेट सही जगह पे लगने, मतलब दोनों का जो एम है, 3 में से 2 का एम सही है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीन टारगेट तीनों फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई सही जगह मार दे, और जेड उसको हिट ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स और जेड हिट कर दे, वाई हिट ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स हिट ना करे और वाई और जेड हिट कर दे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 11/24। क्या ये बात समझ में आ गई? उसने बोला है कि एग्जैक्टली 2 बुलेट मिल रही है वहां पर, मतलब 3 बुलेट फायर कर रहे हो आप, वहां पर कितनी मिल रही है? 2। तो एग्जैक्टली 3 एक्स वाई जेड में से 2 हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगी एक्स की प्रोबेबिलिटी 2/3, वाई की प्रोबेबिलिटी 3/4, जेड की प्रोबेबिलिटी है हिट करने की p, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। ऐसे एक्स की प्रोबेबिलिटी 2/3, वाई के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, जेड के हिट करने की प्रोबेबिलिटी p, एक्स के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसके करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, इसके करने की प्रोबेबिलिटी ये। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 12 आ रहा है, तो ये हो गया 6 - 6p + 2p + 3p = 11/24, ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12p - 2p = 11, so this means 11 = p = यहाँ जो है 6 × 2 12 होगा ना, -p, हाँ, तो p आ गया आपका 1/2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई उसकी हाफ। तो इसको लेमडा के बराबर बोला है, तो 6 लेमडा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहानी आ गई 3 के बराबर। सो आंसर इज 6, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। In a multiple choice question, there are 4 alternatives, answers of which 1, 2, 3 or all may be correct. A candidate will get marks in the question only if he ticks all the correct answers. Okay. The candidate decides to tick answers at random if he is allowed up to 5 chances to answer the question. If the probability that he will get the marks in the question is p, then 3p = 2. Okay. In a multiple choice question, there are 4 alternatives. मान लो 4 ऑप्शन है ABCD, तो उसमें से एक भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, या सारे सही हो जाए, ठीक है। और यदि सही आंसर टिक कर रहा तो ही उसको मार्क्स मिलेंगे, और उसको द कैंडिडेट डिसाइड्स टू टिक आंसर्स एट रैंडम, मतलब उसको कोई भी नॉलेज नहीं है क्वेश्चन के बारे में कि ये इसको अप्रोच कैसे करे, मतलब वो कुछ नहीं जानता, वो तो रैंडमली बस पिक करेगा ऑप्शन, ठीक है। If he is allowed up to 5 chances to answer the question, the probability that he will get the marks in the question is p. Okay, तो टोटल 5 चांस है, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है कि 5 के 5 चांस में वो सही आंसर टिक करे, एक ये हो सकता है, या फिर 5 में से 4 में सही आंसर टिक करे तो भी मार्क्स उसको मिल जाएंगे, 5 में से 3 में भी सही आंसर टिक करा तो भी मिल जाएंगे, 2 भी टिक कर रहा है सही तो भी मिल जाएंगे, 1 मिल रहा है तो नहीं तो भी मिल जाएगा, और यदि कोई भी आंसर टिक नहीं करे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर बेटर ये होगा कि 1 - 5 के 5 चांस में भी कोई भी आंसर सही टिक नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपके पास कितने अल्टरनेटिव है? 4। तो उसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर करने के टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन विल बी, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है,
या 4 में से 2 कोई भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 4 में से 3 कोई भी सही हो सकते हैं, 4 में से 4 कोई भी आंसर। तो ये वैल्यू हो गई 2 पावर 4 माइनस 1। 1 कौन सा? जब कोई भी टिक नहीं करेगा। तो उसने तो बोला नहीं कम से कम या तो 1 कर सही है, 2 सही है, 3 सही है, या चारों के चारों सही है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसको छोड़ दिया उसने, आंसर तो टिक कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 1 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो 15 तरीके से वो आंसर को वो टिक कर सकता है, और उसमें आंसर तो एक ही होगा। अरे भाई टोटल 15 ऑप्शन से उसको टिक करने के, उसमें से करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही होगा। क्या ये बात भेजे में घुसती है? ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसको 5 अटेम्प्ट मिल रहा है। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, अटेम्प्ट 4 और अटेम्प्ट 5। 5 है या 4 है, एक बार चेक कर लेते हैं। अलाउड अप टू 5 चांसेस टू आंसर। ओके, तो अटेम्प्ट 1 में तो हमने क्या किया, 1 माइनस किसी भी अटेम्प्ट में सही आंसर टिक नहीं कर रहा है। तो टोटल उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने? 15। तो आंसर गलत करने का तरीका 14/15 प्रोबेबिलिटी उसकी। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ वेज तो आंसर टिक करने के 15 है, जिसमें से एक सही होगा, तो गलत कितने होंगे? 14। अब उसने एक टिक कर दिया। हमने क्या बोला है कि कोई भी सही टिक ना करे। टोटल ऑप्शन 15 थे, एक उसने टिक कर दिया 15 में से, बचे कितने? 14। अब उनमें से एक तो टिक कर दिया, वो कैसा टिक किया? वो गलत। बचे कितने ऑप्शन? 13। क्यों? क्योंकि टोटल 15 में से एक तो सही था और एक उसने टिक कर दिया। तो सही वाला तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको मार्क्स नहीं चाहिए ना। तो सही वाला नहीं करेगा, और एक जो टिक कर दिया वो भी छोड़ देगा। तो 15 में से बचे कितने? 13। फिर नेक्स्ट के लिए 2 टिक कर दिए, बचे कितने? 13। अब 3 जो थर्ड चांस है उसमें भी वो सही टिक ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 12/30, क्योंकि फेवरेबल केस 12 होंगे, क्योंकि एक तो सही होगा और बाकी 2 टिक कर दिए गलत। तो बच्चे कितने? 15 में से 3 गए, 12। ऐसे ही फिर 11/12 और फिर 10/11। तो ये वैल्यू जो है इसको P बोला गया है। तो आपको 3P या 6P ऐसा कुछ पूछा गया है, तो P आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 10/15, तो वो हो गया 2/3। तो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो 3P इज इक्वल्स टू 1। आई थिंक 3P ही पूछा उससे, ठीक है। 3P इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। 7 में क्या बोला है देखो। इन अ पर्स देयर आर 10 कॉइन्स, ऑल 5 पैसा एक्सेप्ट 1 इज अ रूपी कॉइन। ओके, पर्स 1 में 9 5 पैसा कॉइन है, और एक जो है 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। और पर्स 2 में क्या बोला गया है? इन अनदर पर्स देयर आर 10 कॉइन्स, ऑल 5 पैसा। ओके, तो 10 के 10 जो है वो क्या है? 5 पैसे के कॉइन, ठीक है। अब क्या बोला है? 9 कॉइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम द फॉर्मर पर्स एंड पुट इनटू द लेटर, एंड देन 9 कॉइन्स आर टेकन out from the letter and put into the former, then the chance that the rupee is still in the first purse is P, then 9P minus 9 equals 2. Okay, क्या बोला गया है कि पर्स 1 से और पर्स 1 में से वो 9 कॉइन लिया और इधर डाल दिया, फिर पर्स 2 से 9 कॉइन वापस इसमें रख दिए। तो आप तो ये बताओ कि 1 रुपीज कॉइन इसमें अभी भी है। आगे बात समझ में, यही बोला गया है, एक बार देख लिया जाए। हाँ, 9 ट्रांसफर कर रहा है पर्स 1 से पर्स 2 में, और फिर वापस भी 9 ले रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या करो आप कि पहले 2 केस बनाओ कि 1 रुपीज का कॉइन जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तभी तो इसमें रहेगा। या फिर दूसरा केस क्या बनेगा कि एक 1 रुपीज का कॉइन जा ही ना, तो वापस कुछ भी आ जाए चल जाएगा, ठीक है। या फिर उससे बेटर ये रहेगा 1 माइनस कि 1 रुपीज का कॉइन इसमें ना रह के पर्स 2 में चला जाए। उसने क्या बोला है कि 1 रुपीज का कॉइन इसी में रहना चाहिए। इतना सब प्रोसेस होने के बाद तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि 1 रुपीज का कॉइन इधर तो गया, बट इधर से इधर नहीं आया। ये थोड़ा आसान है, उससे वैसे भी जा सकते हो जो मैंने पहले बताया, ठीक है। तो 1 रुपीज का कॉइन इधर जाए, ठीक है। तो टोटल कितने कॉइन है? 10। तो 10 में से हमें कितने सेलेक्ट करना है? 9। ओके,
ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। अब सेलेक्टिंग 9 कॉइन्स आउट ऑफ 10। ओके, नाउ इसमें 1 रुपीज का कॉइन, एक तो वो सेलेक्ट कर लिया, और बाकी 5 पैसे के 9 कॉइन है उसमें से 8 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो पर्स 1 से पर्स 2 में 9 कॉइन ऐसे हमने ट्रांसफर कर दिए, जिसमें 8 जो है 5 पैसे के हैं और एक जो है 1 रुपीज के। यहाँ पर आप कॉइन्स को सारों सभी, जैसे 5 पैसे के कॉइन भी है तो सबको डिफरेंट लेंगे हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया कि 1 रुपीज का, अब इसमें जो पर्स 2 में नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, तो 5 पैसे के कितने आ गए 8, तो ये हो गया 18 5 पैसे के और एक 1 रुपीज का। तो इधर से अब कितने ट्रांसफर करना है, 19 में से 9, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 19 से 9, मतलब 19 में से 9 कॉइन सेलेक्ट करने का तरीका ये। अब हमने क्या बोला, 1 माइनस कर रहे, ध्यान रखना बाइजेक्शन टाइप लगा रहे, तो 1 माइनस क्या कर रहे हैं कि 1 रुपीज का ट्रांसफर तो किया पर वापस नहीं आया, तो हमें जो है ये वाला नहीं लेके, तो इन 18 में से कोई भी आप 9 कॉइन ले लो, मतलब 5 पैसे के कॉइन हमने वापस ट्रांसफर किए, 1 रुपीज का यही रख लिया। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 1 माइनस 9C8 अपॉन में 10C9, ये हो गया 9/10, और ये 18C9, ये 19C9 है, तो इसको हमने रिडक्शन फॉर्मूला से लिखा 19/9 18C8। ओके, तो 1 माइनस 9/10 इंटू 9/19, और ये 18C9 अपॉन में 18C8, तो NCR प्लस 1 अपॉन में NCR टाइप लिखा हुआ है, तो जो भी बड़ा होता है इनमें उसको अपोजिट साइड में, मतलब न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, R प्लस 1 इधर है ना, तो अब N माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 18 माइनस 9 9, या ऐसे समझो कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं ना, तो वो आ जाएगा आपका सॉरी हाँ 10। तो ये कौन कौन कैंसिल, क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 9/19 इज इक्वल टू 10/19, तो ये आ गया आपका P। इसको P के बराबर बोला है ना। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर A इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट दिस 0 से 99। ओके, टोटल कितने नंबर्स इसमें, 100। The number B is selected from the same set. Probability that the number 3 power A plus 7 power B has a digit equal to 8 at the unit place is P by Q. Then the exponent of 5 in P into Q factorial is where P and Q are co-prime numbers. Okay, तो हमें तो ये probability निकालना है कि 3 power A plus 7 power B का सम जो है उसमें यूनिट प्लेस पे 8 आए, 3 पावर है और 3 पावर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तो आपके पास जो सेट है वो है 0 1 2 ऐसे ही 98 99 तक। टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 100, तो 3 पावर है प्लस 7 पावर बी। अब 3 की पावर में जैसे 0 करूँ तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1, 3 पावर 1, तो यूनिट प्लेस पे 1, 3 पावर 2 9, नहीं 3 पावर 0 में 1, 3 पावर 1 में 1, 3 पावर 2 में 9, 3 क्यूब में 7, 3 पावर 4 में अगेन 1, फिर 3 पावर 5 में 0 से ही है ना सेट हमारा, 0 1 2 3, हाँ 2 में 9, 3 में 7, 4 में 1, 5 में क्या हो जाएगा, फिर से 3, अच्छा 3 पावर 1 में 3 मिलेगा ना, 3 पावर 1 3 होता है, ऐसे ही 3 पावर 6 में फिर 9। तो आप तो ये देखो कि 3 की मैं पावर करता हूँ तो 4 कंसेक्यूटिव पावर में 1 3 9 और 7 मिल रहा है, तो ऐसे 4 कंसेक्यूटिव पावर कितनी होगी इसमें, 25। तो यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, 25 टाइम्स, 3 कितनी बार आएगा, 25 टाइम्स, 9 कितनी बार आएगा, 25 टाइम्स, 7 कितनी बार आएगा, 25 टाइम्स। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 पावर 4 के, मतलब 4 का मल्टीपल करूंगा तो आपको 1 मिलेगा, 3 पावर 4 के प्लस 1 करेंगे तो ये मिलेगा, 3 पावर 4 के प्लस 2 करेंगे तो ये मिलेगा, 3 पावर 4 के प्लस 3 करेंगे तो ये मिलेगा, 7 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो
इसमें 4 के कितने नंबर है? 25। 4 के प्लस 1 भी 25, 4 के प्लस 2 भी 25, 4 के प्लस 3 भी 25। सिमिलरली हम 7 के लिए भी देख सकते हैं। 7 पावर 0 1, 7 पावर 1 7, यूनिट प्लेस पे जो मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 7 पावर 2 में 9, 7 पावर 3 में 3। अब 7 पावर 4 करेंगे तो अगेन से 1, तो इसमें भी वही कहानी है। तो 3 पावर ए प्लस 7 पावर बी में, तो इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, अलग से करके देखो। जैसे मैं बोलूं कि 3 पावर ए में क्या क्या मिल सकता है आपको, 1 3 9 और 7, एंड 3 पावर बी में क्या क्या मिल सकता है, इसमें ही मिल सकता है 1 7 9 और 3। अब यूनिट प्लेस पे हम दोनों को मैं ऐड करूं, सॉरी ये 7 पावर बी है, दोनों को यदि हम ऐड करें तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए आपको, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है पी बाई क्यू, पी और क्यू, तो हमें पी क्यू में पी इंटू क्यू के फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट बताना है। ठीक है, तो कैसे कैसे मिल सकता है कि इधर से मैं 3 पावर ए और 7 पावर, 3 पावर ए में 1 ले लूं और इधर से 7 ले लूं, तो ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस, ये जो लिख रहे हैं हम नंबर वो यूनिट प्लेस के ही लिख रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है ना यार क्या बोला? जैसे मैं 3 पावर 16 लूं तो भी यूनिट प्लेस पे आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना, इसलिए हमने 25 25 25 कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है कि इधर में 3 के साथ कुछ ले तो कोई काम की बात नहीं, 9 और 9 ले तो भी काम चल जाएगा, और इधर 7 ले इधर 1 ले तो भी काम चल जाएगा। तो इधर 1 कब आएगा? तो सबसे पहले तो इस केस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। 3 पावर ए 1 कब मिलेगा? जब नंबर 4 के टाइप के, और 4 के टाइप के कितने नंबर से? 25। तो उनकी प्रोबेबिलिटी आने की मतलब ए जो है उन 25 में से हो, मतलब टोटल 100 नंबर से उसमें से 25। ऐसे ही 7 के लिए 25/100 प्लस इसके लिए 9 हो तो 4 के प्लस 2 टाइप का नंबर होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा 25/100 1/4 ही लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू होगी 1/4 इंटू 1/4 1/16। ऐसे ही ये भी 1/16 आएगा, ये भी 1/16 हो गया, तीनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 3/16। तो ये p बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म में आ गया, तो पी क्यू कितना हो गया 48। तो इसके फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट, तो 5 का एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे? 48/5 का बॉक्स प्लस 48/5 स्क्वायर का बॉक्स प्लस 48/5 क्यूब का बॉक्स, और ऐसे जाते जाएंगे। तो ये हो गया 9, इधर हो गया 1 और आगे सब 0, तो आंसर आ गया 9 + 1 10। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, लेट x बी अ सेट containing n elements. If two subsets A and B of X are picked at random, the probability of A and B having same number of elements. Okay. Question number 9. X में number of elements कितने हैं? N. Okay. अब A और B जो है इसके सबसेट है, A और B इसके X के सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे X के? 2 पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे X के? 2 पावर n। तो आपसे ये पूछा गया है कि A में और B में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? A और B दो सबसेट लेना है X से, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 पावर n। तो एक A 2 पावर n में से कुछ भी हो सकता है, B 2 पावर n में से कुछ भी हो सकता है। ये तो आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? ठीक है, अब फेवरेबल केस क्या है, क्या बोला गया है कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दोनों में क्या क्या हो सकता है? 0 0, मतलब यहाँ पर दोनों में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9 है ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो कि यहाँ पर हम 0 0 भी अलाउ करेंगे, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दोनों यदि नल सेट हुआ तो भी उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 0 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए 1 and 1, या फिर 2 and 2 एंड सो ऑन n and n। तो n में से कोई भी एलिमेंट ना आए, nc0 nc0, एक और एक एलिमेंट आए तो nc1 nc1, दोनों में एक में भी 2 एलिमेंट आए तो n में से कोई भी 2 एलिमेंट आ सकते हैं, b में n में से कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही
NCN इंटू NCN। ये तो बहुत ही सिंपल बाइनोमियल का क्वेश्चन है, 2NCN। सो यह हो गया 2NCN। भैया जानते हो ना 1 प्लस एक्स पावर n और 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एक्स पावर n और x प्लस 1 पावर n। अच्छा यहाँ सेम चल रहा है, तो 1 प्लस एक्स पावर 2n में x पावर n का कोफिशिएंट, तो वो कितना हो जाएगा 2NCN। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक इंडियन कपल है और 4 अमेरिकन कपल, ठीक है, सर्कल में बैठा रहे। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट इंडियन जो है वो एडजेसेंट होना चाहिए, एंड गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। ये पूछा गया है, मतलब अमेरिकन कपल साथ में बैठे हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ ये सब साथ में बैठे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इंडियन कपल भी साथ में होंगे। तो बहुत ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन कि इंडियन कपल साथ में हो इंटरसेक्शन अमेरिकन कपल साथ में हो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अमेरिकन कपल जो है वो साथ में हो, ठीक है। तो इंडियन और अमेरिकन टोटल कितने पेयर्स बनेंगे 5, मतलब इंडियन में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे अमेरिकन कपल में हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। तो ये सबको एक यूनिट मान लिया, टाइम मेथड सबको एक यूनिट मान लिया, तो इनको एक सर्कल में बैठाने का तरीका टोटल 5 है, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, और हस्बैंड वाइफ इन सबका आपस में अरेंजमेंट, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 2 कितनी बार 5 बार। ये आ गया जब इंडियन और अमेरिकन कपल साथ में बैठे हो। अपॉन में जब अमेरिकन कपल साथ में बैठे हो, यदि अमेरिकन कपल साथ में बैठे हैं तो इंडियन जो पर्सन है हस्बैंड और वाइफ उसको मान लो ए और बी, तो इनको हम अलग यूनिट मान सकते हैं। तो टोटल ये 4 यूनिट और ये 2 6 यूनिट, तो इनका अरेंजमेंट सर्कल में 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो अमेरिकन कपल है वो तो साथ में बैठे हैं, तो इनका आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार 4 बार। तो ये वैल्यू आ गई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इनटू बचेगा एक 2, तो ये वैल्यू आ गई 2/5 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन, अरे समझ में आ गया ना। उसने बोला है कि अमेरिकन कपल साथ में बैठा है, तो ये बताओ कि इंडियन कपल भी साथ में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 में बोला है लेट EC डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट E, लेट EFG बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स with probability of G is positive and probability of E intersection F intersection G is 0, then probability of E dash intersection F dash given G, ये बताना है हमें। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा E डैश इंटरसेक्शन F डैश इंटरसेक्शन G। अब इसने बोला है कि ये G पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। E F G, तो E डैश F डैश इंटरसेक्शन G मतलब ये वाला पार्ट ओनली G वाला, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अच्छा ये हो गया इनका इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G, तो इसको हम लिख रहे हैं E डैश इंटरसेक्शन F डैश इंटरसेक्शन G, मतलब E का पार्ट ना हो B का, तो ये वाला पार्ट हो गया ओनली G वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G, ठीक है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इंटरसेक्शन वाला, एक बार इसमें ऐड था, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक बार फिर से ऐड कर दो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G माइनस E, ये जो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोला है तो ये हो जाएगा P इंटू PG, इधर भी PF इंटू PG, और
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आपको गिवन है, कितना है ये 0 के बराबर, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कॉमन आगे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस बचा पी माइनस पी एफ। अब इस क्वेश्चन में आंसर कुछ इस टाइप से दे रखा है, ई का कॉम्प्लीमेंट और एफ का, तो 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, ई का कॉम्प्लीमेंट माइनस पी। सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? Now next question is 12. 12 में बोला गया है 4 persons independently solve a certain problem correctly with probabilities 1 by 2, 3 by 4, 1 by 4, 1 by 8. Then the probability that the problem is solved problem is solved correctly by at least one of them. Okay. 4 पर्सन से मान लो ए बी सी डी ले लिए, करेक्टली सॉल्व कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 by 4, 3 by 4, 1 by 4 and 1 by 8, 1 by 2, 3 by 4, 1 by 4, 1. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them. तो क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 करेक्टली सॉल्व करें, या प्लस एग्जैक्टली 2, प्लस एग्जैक्टली 3, प्लस एग्जैक्टली 4। तो 1 माइनस तो नहीं करने की हाफ, बी के सही करने की प्रोबेबिलिटी 3 by 4, तो नहीं करने की 1 by 4, इधर 3 by 4, इधर 7 by 8। ठीक है, तो ये हो गया 21 अपॉन में 2 पावर 3 और 5, तो 2 पावर 8 हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस 21 अपॉन में 2 पावर 8 कितना हो जाएगा 256। तो ये वैल्यू आ गई 532 अपॉन में 256। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है देखो, suppose A and B shoot independently until each hits his target. They have probabilities of 3 by 5, 5 by 7 of hitting the target at each shoot. Find the probability that B will require more shots than A. Okay, तो A के हिट करने की probability दे रखी है 3 by 5 और B के हिट करने की probability दे रखी है 5 by 7। तो आपसे पूछा गया है find the probability that B will require more shots than A. Okay, मान लो ए जो है के शॉट में हिट कर रहा है, ए जो है के शॉट में हिट कर रहा है, तो के माइनस 1 शॉट्स में हिट नहीं करेगा, एडेस मतलब हिट नहीं कर रहा है, तो के माइनस 1 शॉट्स में हिट नहीं करेगा। अब बी की जो बात है, बी क्या बोल रहा है कि ए से जो बी के नंबर ऑफ शॉट्स है वो ए से ज्यादा हो, तो वो के प्लस 1 भी हो सकता है, के प्लस 2 भी हो सकता है, के प्लस 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया यहाँ पर, अच्छा अभी के को वेरी कराएंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई वो पहला शॉट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो हम के को अभी वेरी करवाएंगे। हमने तो किसी के शॉट के लिए बात कर ली कि मान लो ए को ए के शॉट में हिट कर रहा, तो के माइनस 1 में हिट नहीं करेगा। डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश मतलब उसमें हिट नहीं कर रहा है, तो के माइनस 1 में हिट नहीं कर रहा है और के शॉट में हिट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर के को 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करा देंगे। बात समझ में आ गई? जैसे के 1 लिया तो पहले शॉट में ए हिट कर जाए, के को 1 ले लिया, तो बी जो है सेकेंड में हिट करे, के 1 रख रहे हैं हम, या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या फिर कहीं भी कर दे। बात समझ में आ रही? तो अब ये तो ए की बात हो गई। बी की बात करें, के प्लस 1 में हिट कर रहा है, मतलब वो के इससे पहले जो के शॉट्स होंगे उसमें बी हिट नहीं करेगा, मतलब बी डैश आ जाएगा, और बी डैश समझ लो हिट नहीं करना करेगा, तो के शॉट्स में हिट नहीं करेगा और के प्लस 1 में हिट कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बी। ओके, के प्लस 2 में बी हिट कर दे, मतलब के प्लस 1 में हिट नहीं करेगा। सिमिलरली के प्लस 3 में हिट कर जाए तो उससे पहले कितने शॉट्स होंगे, के प्लस 2 उसमें हिट ना करे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर ए कॉमन आ रहा है और इस ब्रैकेट से पूरा बी कॉमन आ रहा है, तो ए और बी समेशन से बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो के 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये हो गया ए डेस पावर के माइनस 1 और ये हो गया बी डेस, ये पहला टर्म हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स है ना इसमें, तो बी डेस पावर के अपॉन में
कॉमन रेशो कितना चलेगा 1 माइनस बी डैश, तो 1 माइनस बी डैश इज बी, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए समेशन ऑफ के 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए डैश पावर के माइनस 1, और इधर हो गया बी डैश पावर के। तो इसका सम हो जाएगा 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा बी डैश 1 माइनस कॉमन रेशो क्या चलेगा इसका, कॉमन रेशो चलेगा के को हम बढ़ाएंगे तो अगला टर्म कौन सा होगा, जैसे के मैंने 1 रखा तो बी डैश आ गया, दूसरा टर्म आ जाएगा ए डैश बी डैश का स्क्वायर, तो कॉमन रेशो आ गया ए डैश बी डैश। तो बस वैल्यू रख दो, ए कितना है 3/5, बी डैश हो जाएगा आपका 2/7, 1 माइनस ए डैश 2/5 बी डैश 2/7, तो ये हो गया 6 और नीचे हो गया 35 माइनस 4 31। So answer is 6/31. Okay. Now next question is 15. A family has 3 children. A family has 3 children. Event A is that family has at most 1 boy. At most 1 boy. मतलब या तो no boy या मतलब सभी के सभी गर्ल्स हो जाए या exactly 1 boy. तो 1 boy पहला boy हो जाए या फिर दूसरा बॉय हो, क्योंकि यहाँ पर एज जो है उनकी मैटर करेगी, तो ये केस बनेगी 4। क्या ये बात क्लियर है? उसने बोला है ना कि एटमोस्ट 1 बॉय, तो नो बॉय प्लस एग्जैक्टली 1 बॉय, तो पहला बॉय कौन सा हो, मतलब सबसे बड़ा बॉय हो सकता है या बीच में हो जाए सबसे छोटा बॉय हो सकता है। ठीक है, बी क्या बोला है सेट इसने, फैमिली हैज एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 2 बॉय हो जाए तो 2 बॉय ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं, या फिर 2 गर्ल्स हो जाए 1 बॉय हो जाए, तो 2 गर्ल्स 1 बॉय, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर पहले लिखने का मतलब है कि पहला बच्चा है वो सबसे बड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबसे यंगेस्ट पीछे। ठीक है, और सी क्या बोला है, हैज एटमोस्ट 1 गर्ल, एटमोस्ट 1 गर्ल मतलब तीनों के तीनों बॉयज हो जाए या फिर एग्जैक्टली 1 गर्ल, या फिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 3 इवेंट हैं, आपको बताना है फाइंड वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ऑल्सो फाइंड वेदर ए बी सी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ए और बी के बारे में बात करना है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गर्ल्स, अच्छा बॉय और गर्ल्स दोनों कोई भी हो सकता है, या तो बॉय हो गया गर्ल हो गया, तो बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल की होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हाफ 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 कितनी बार, 1 2 3 बार। इधर भी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हाफ, तो कितनी बार टोटल, कितने केस है ये 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, हाफ 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 हाफ। ओके, तो टोटल 1/8 मतलब 1/2 पावर 3, और केसेस कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, कौन कौन सा केस चलेगा, बॉय और गर्ल, है ना, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, मतलब 1 बॉय 2 गर्ल, 1 बॉय 2 गर्ल, तो ये वाला केस है ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ओके, क्या ये पी ए इंटू पी बी के बराबर है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि 1/2 इंटू 3/4 3/8 होगा, तो यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब
आपसे पूछा गया है क्या ए बी सी भी इंडिपेंडेंट है क्या, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हम तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये है और इनका इंटरसेक्शन ले, तो यहाँ पर एक बॉय है दो गर्ल, इधर कहीं एक बॉय दो गर्ल होगा क्या, एक बॉय दो गर्ल कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं, यहाँ तीनों बॉय हैं, यहाँ दो बॉय दो बॉय दो, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गई 5। क्या ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो कहने का यही नहीं आ रहा है, तो तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। पेयर वाइज भी आप देख सकते हो, तो हमसे जो पूछा है हमने वो बता दिया, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है और ए बी सी इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 15। 15 में देखो क्या है, match the column है, a box contains n coins, let p e I with the probability that exactly I out of n coins are biased। किसी भी समय इसमें I बायस्ड कॉइन रहेंगे और बचे n-1 क्या होंगे, नॉर्मल कॉइन, ये बोला गया है। P मतलब बायस्ड कॉइन, n मतलब नॉर्मल। ठीक है, PI डिनोट दी exactly I out of n coins are biased if PI is directly proportional to I into I plus 1। तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने K ले लिया, सो ये इसके बराबर है। ठीक है, वेर I 1 to n, तो A में पूछा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू, ओके, तो समेशन ऑफ PEI I 1 to n शुड बी इक्वल टू 1, मतलब I जो है 1 से लेके n तक ही हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ हो जाएगा K समेशन ऑफ I इंटू आई प्लस 1, तो ये हो गया आई स्क्वायर प्लस आई। ओके, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर का सम 1 से लेके n तक, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और I हो जाएगा n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो K हो गया n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2n प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो K हो गया n प्लस 1, इधर एलसीएम लिया तो 2 कॉमन आके n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 कैंसिल हो गया, तो K आ गया 3 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, Q, A का क्या हो गया Q। ठीक है, अब B की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, जो D पार्ट है उसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN क्या हो जाएगा, I की जगह n रख दो, तो K टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1, और K क्या है ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा 3 अपॉन में n प्लस 2। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया R, तो D का कौन सा हो गया R। ठीक है, अब B पर फिर से आ जाओ, इफ P बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन सिलेक्टेड एट रैंडम इज बायस्ड देन P इज, ओके, यहाँ क्या बोल रहा है, इफ P बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन सिलेक्टेड एट रैंडम इज बायस्ड, ओके, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E पूछ रहा है ना, E आपका कुछ भी हो सकता है, सॉरी, कॉइन सिलेक्टेड एट रैंडम इज बायस्ड। ओके, तो I आपका यदि 1 हुआ तो कहने का मतलब उस बॉक्स में एक बायस कॉइन होगा और बाकी बचे नॉर्मल कॉइन, I 2 हुआ तो 2 बायस हुए, बाकी बचे नॉर्मल कॉइन। ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी कि बायस कॉइन हो, तो बायस कॉइन कहाँ से आ सकता है, वो किसी बॉक्स से आ सकता है, तो पहले बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी, और ये तो हो गया, मतलब बॉक्स नहीं बोल सकते हम, या ऐसे समझो कि बॉक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि I 1 लूंगा, उस बॉक्स में एक बायस कॉइन बाकी नॉर्मल, I 2 लूंगा तो 2 बायस कॉइन बाकी बचे नॉर्मल, I जैसे 5 लिया तो 5 बायस्ड हो गए, बाकी बचे n-5 नॉर्मल कॉइन हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करें, बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो
और उसमें से बायस कॉइन आए उसकी प्रोबेबिलिटी आई बाई एन, क्योंकि आई बायस कॉइन है, बाकी तो टोटल कितने कॉइन है एन, तो बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी आई बाई एन। आगे बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया k टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई क्या है, आई प्लस 1, और ये आई बाय एन, तो आई हो गया क्यूब, आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर। ठीक, तो k हमारे पास हमें पता है, k हम निकाल चुके हैं, ये होगा आई क्यूब एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अरे समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट बी पार्ट, इसमें बोला है कि बायस कॉइन हो, तो बायस कॉइन कैसे आ सकता है जब i1 हो, 2 हो, 3 हो, समझ में आ गया? तो i1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ i1 रखोगे आप, तो वही तो कर रहे हैं हम, समेशन लगा दिया i1 से लेके n तक। ओके, इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया k टाइम्स ऑफ, यहाँ से n प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ गया, और इधर क्या बचा, n प्लस 1 बाय 2 प्लस इधर बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3, क्योंकि n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा, है ना? ओके, ये हो गया k टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाय 2 इंटू एलसीएम लिया, तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6। तो k टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाय 2, और ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। इसके फैक्टर बन रहे क्या देख लेते हैं, n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 12, और ये कहानी इसका फैक्टर है क्या, 6 प्लस 1 रखे तो 2, हाँ, एक तो n प्लस 2 दिख रहा है और दूसरा हो जाएगा 3n प्लस 1। ओके, तो k की वैल्यू आप रख दो, k की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू ये है n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 3n प्लस 1 बाय 4। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, P। तो ये हमने किसके लिए, B के लिए दिखा, तो B किसके आ गया, P के बराबर। अब एक और बच जाता है C, इफ अ कॉइन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी बायस्ड, then the probability that it is the only biased coin in the box। ठीक है, if a coin selected at random is found to be biased, then the probability that it is the only biased coin in the box। okay, तो अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका, C। C वाला पार्ट जो है, आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोच सकते हो, बट इसको अभी छोड़ दो, अब बेस थ्योरम पढ़ लोगे तब इसको देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेस थ्योरम पढ़ लोगे अभी, अब इसको छोड़ दो, 5-6 लेक्चर में आपका बेस थ्योरम आएगा, तब इसको आप फिर से कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन में बता देता हूँ। अब इसने क्या बोला है कि बायस कॉइन आ रहा है, आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉक्स नंबर 1 से आ रहा है ना। इफ अ कॉइन इज सेलेक्टेड रैंडम इज फाउंड टू बी biased, then the probability that it is the only biased coin in the box। अच्छा, तो biased coin आने की probability क्या है, टोटल probability हम निकाल चुके हैं 3n प्लस 1। बहुत ही सिंपल है, अभी अटेम्प्ट मत करना, इसको बेस थ्योरम पढ़ लो तब अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, ये जो हमने ये वाला पार्ट किया, आई थिंक बी पार्ट था ये आपका, ये जो निकाला, ठीक है, बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी।
अब ये पूछ रहा है कि जो बायस कॉइन है उसमें, अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस बॉक्स में सिर्फ एक ही बायस कॉइन था। तो एक ही बायस कॉइन होने का मतलब i इज इक्वल टू 1, तो उस बॉक्स में एक बायस कॉइन हो गया और बाकी n-1 नॉर्मल कॉइन। ओके, तो बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो पी आई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k टाइम्स आई को रख दिया 1, तो 1 इंटू 2, और उसके बाद फिर बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/n। अरे समझ में आ रहा है क्या किया, समझ में आया? आई को 1 रख दिया, एक बायस कॉइन पूछा है ना आपसे। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो k को रख दो फिर से, कहाँ गया k, ये, तो 3/3 इंटू 2 6, चलो एक बार रख लेते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को हटा दो, अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2। इसमें यहाँ पर i/n था तो हमने n को गायब ही कर दिया, तो ये तो गलत किया ना, n से डिवाइड चल रहा है तो हर जगह n से डिवाइड करो। तो यहाँ पर n आएगा, तो ये ऑप्शन है आपका p ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर n मिसिंग था तो यहाँ भी आएगा n, क्योंकि आपका ये s ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था यहाँ पर, है ना, इसलिए s टाइप से बनेगा ये भी। तो ये हो गया आपका, अब यहाँ से ये n कैंसिल होगा, अब ठीक है। 3 इंटू 2, ये 3n प्लस 1/2, और इधर बचा 1 और इंटू हो गया 3n प्लस 1, और ये 4n था तो 4 ऊपर गया, और तो ये हो गया 24 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1। ओके, अब ठीक है। यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन एरर था कि ये जो डिवाइडेड बाय n था ये चलेगा ना, तो आखिर तक चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका क्या आ गया, r। ओके, n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी बी पार्ट में भी आपको यदि दिक्कत आ रही है समझने में, तो इसको भी जब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ लो आप, बेस थ्योरम से पहले ही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, तब इसको एक बार फिर से देख लेना। अभी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे सोच सकते हैं इसको, जैसे मैंने बोला कि पहला बॉक्स लिया, तो पहले बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी तो उसने ये दे रखी है। अब पहला बॉक्स ले लिया, उसके बाद एक बायस कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी 1/n, जैसे हमने यहाँ किया था। फिर बेस थ्योरम, ये तो समझ में नहीं आएगा पर ये समझ सकते हो, और बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आता है। यदि यहाँ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें सारे केस आ गए, जैसे अब मैं I2 ले लूं, मतलब सेकेंड बॉक्स जिसमें 2 बायस कॉइन है, I2 रख लूं तो बॉक्स 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया, उससे बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/n, तो वो I को जब 2 रखोगे तो वो आ जाएगा। ऐसे ही I3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे n तक, तो उन सबको ऐड किया है। जैसे मल्टीप्लीकेशन रूल होता है ना, उसी टाइप से ये भी है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम पढ़ लो तब इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है आप देख लेना एक बार बाद में, जब टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पढ़ लो तब, ठीक है।